हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 के रिजल्ट के बारे में रहने वाला है। तो आप सभी को जैसे पता है कि रिजल्ट यहां पर आ चुका है। अगर आप में से किसी कैंडिडेट ने रिजल्ट को नहीं देखा है तो वो एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट aimsexams.ac.in पर जाए और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में पहले ही नंबर पे आपको रिजल्ट का नोटिफिकेशन दिखाई देगा। उसको जब आप क्लिक करोगे तो आपकी ये जो पीडीएफ आपको स्क्रीन पर दिख रही है वो डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, तो अब रिजल्ट आप लोगों ने काफी लोगों ने चेक कर लिया है। बहुत सारे लोग इस चीज के लिए परेशान हो रहे हैं कि हमारा रोल नंबर नहीं मिल रहा है। ठीक है, जिसके बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया था अपनी लास्ट वीडियो में कि भाई ऐसा कब होगा कि आपको रोल नंबर नहीं मिल रहा, क्योंकि आप अपना एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, लेकिन बहुत सारे डाउट्स ये भी आ रहे हैं कि क्या सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, कब आपको अपना रिजल्ट देखने को मिलेगा, कैसे मिलेगा, और बाकी जिनका इस पीडीएफ में नाम आ चुका है उनके लिए आगे का क्या प्रोसेस होगा। तो सभी पॉइंट्स में यहां पर डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो आप सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज एक बार पूरा एंड तक देख लेना, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो ये जो रिजल्ट है इन्होंने ये चीज बोली है कि भाई हमने नॉर्मलाइजेशन किया है। तो जो बच्चे ये बोल रहे थे कि 9 जून को पेपर टफ आया था, 8 जून को पेपर इजी आया था, तो उन सभी को मैं बता दूं इन्होंने साफ साफ मेंशन यहां पर किया हुआ है कि भाई इन्होंने नॉर्मलाइजेशन किया हुआ है। ठीक है, तो वो आपको मैं दिखा देता हूं कहां पर दिखेगा। इसी पीडीएफ में जब आप नीचे की तरफ आओगे लास्ट में, ठीक है, इसी पीडीएफ में जब आप नीचे की तरफ लास्ट में आओगे तो यहां पर आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट वाला जो सेक्शन है उसमें इन्होंने लिखा है सेकंड वाले पॉइंट में कि एग्जामिनेशंस वर कंडक्टेड इन 2 शिफ्ट्स। ठीक है, दैट इज 8th and 9th June 2024। अकॉर्डिंगली द मेरिट हैज बीन प्रिपेयर्ड एज पर पॉइंट नंबर 1.3 ऑफ पब्लिश नोटिस नंबर 35/2023 डेटेड 20 January 2023 रिगार्डिंग नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर फॉर प्रिपरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाई एम्स न्यू दिल्ली। तो इन्होंने ये बोला है कि भाई हमने 20 जनवरी 2023 को एक नोटिस निकाला था। अब ये हो सकता है कि एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए ना हो सकता है किसी और एग्जाम के लिए हो, लेकिन इन्होंने उस नोटिस का रेफरेंस देते हुए बात बोली है कि भाई हमने उस नोटिस में जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस बताया है उसके अकॉर्डिंग ये जो एग्जाम आपका 2 शिफ्ट में हुआ था इसमें नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस लगा है, जो कि मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था। जब एग्जाम की 2 डेट आई थी तो मैंने आपको कहा था कि भाई एग्जाम अगर 2 शिफ्ट में हो रहा है तो नॉर्मलाइजेशन यहां पर होगा, और इन्होंने साफ साफ इस चीज को लिख दिया। तो भाई इस अंधेरे में मत रहना कि कुछ टीचर्स क्या करवा रहे हैं कि भाई ये मेल करो कि 9 जून को पेपर टफ आया था, आउट ऑफ एनसीईआरटी था, ये था वो था। देखो वो सब करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, और जो कैंडिडेट्स को ऐसा लगता था कि भाई 8 जून को पेपर आसान था, 9 को टफ था, तो उनके लिए ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस लगाया गया है। तो ये आपके बात से अब दिमाग से आपसे ये बात निकल जानी चाहिए कि भाई हमारे साथ कोई पार्शियलिटी हुई है कि 9 तारीख को पेपर टफ आया था तो 9 तारीख वाले बच्चों का जो स्कोर है वो कम रहा होगा, तो ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एवरेज स्कोर निकाला जाता है। 8 वाली शिफ्ट को जितने बच्चों ने एग्जाम दिया होगा उनका एवरेज स्कोर निकाला होगा, और 9 तारीख को जितने बच्चों ने एग्जाम दिया होगा उनका एक एवरेज स्कोर निकाला होगा, फिर उसमें डिफरेंस देखा गया होगा। तो 9 वालों बच्चों को जो है थोड़ा सा मार्क्स, ग्रेस मार्क्स मिल गए होंगे, सो कि आप जो है मतलब 8 और 9 जून को जो पेपर हुआ उन दोनों को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन यहां पर हुआ है, तो पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर आपको कट ऑफ रैंक दी हुई है कि भाई यहां पर जो है कैटेगरी वाइज इन्होंने बताया है कि कितनी रैंक तक हमने बच्चों को यहां पर मेरिट में निकाला है। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग इन्होंने बोला है कि जनरल यूआर मतलब होता है अनरिजर्व्ड, यानी कि जनरल कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी से इन्होंने 6391 रैंक तक के बच्चों को इस लिस्ट में रखा है जो कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे। उसी तरीके से यूआर पीडब्ल्यूबीडी में इन्होंने कोई मेंशन नहीं करा है। ईडब्ल्यूएस में इन्होंने बोला है कि 6387 तक इन्होंने जो है जिसकी भी 6387 तक रैंक आई है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से वो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी में 5496 है। ओबीसी से 9851 तक इन्होंने कैंडिडेट्स को निकाला है, और ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूबीडी में इन्होंने 3931 तक निकाला है। एससी कैटेगरी में 13963 रैंक तक के कैंडिडेट्स को निकाला है जो कि काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे। और एससी कैटेगरी में जो पीडब्ल्यूडी कोटा है उसमें 7728 और एसटी कैटेगरी में 13926। ठीक है, तो इतनी रैंक तक के कैंडिडेट्स को इन्होंने इस लिस्ट में निकाला है जो आगे फर्दर काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन इन्होंने स्टार्टिंग में एक बात वो वाली साफ साफ यहां पर लिख दी जो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताई थी, जिसमें मैंने काउंसलिंग के बारे में प्रोसेस बताया था कि भाई अगर कोई ओबीसी कैटेगरी का कैंडिडेट है
और अगर उसके मार्क्स ओबीसी से मतलब ओबीसी से क्वालिफाई हो रहे हैं लेकिन जनरल से क्वालिफाई नहीं हो पाए और उसका ओबीसी का सर्टिफिकेट अगर रिजेक्ट हो जाता है तो उस केस में वो फिर काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वो चीज भी मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन का वो वाला आंसर देता हूं कि सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, तो यहां पर देखो इन्होंने ही लिखा है कि सेकंड वाला जो आप पैराग्राफ देख रहे हो उसमें लिखा है कि ऑल प्रोविजनली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स एज पर लिस्ट बिलो आर सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ प्रीलिमिनरी स्क्रूटनी ऑफ अपलोडेड ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट विल एक्सरसाइज देयर चॉइसेस ऑफ द इंस्टीट्यूट थ्रू सीट एलोकेशन प्रोसेस। तो इन्होंने ये बोला है कि भाई जितने भी प्रोविजनली क्वालिफाइड कैंडिडेट है, अभी आपको प्रोविजनल क्वालिफाइड कैंडिडेट इसलिए बोला जा रहा है ओबीसी ईडब्ल्यूएस को क्योंकि जब तक आपका सर्टिफिकेट यहां पर जो है वैलिड नहीं माना जाएगा तब तक आप उस कैटेगरी की सीट लेने के हकदार नहीं हो। ठीक है, तो जब आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है, अगर ओबीसी का सर्टिफिकेट आपका रिजेक्ट होता है और आपके मार्क्स ओबीसी कैटेगरी को क्वालिफाई करते हैं लेकिन जनरल कैटेगरी को क्वालिफाई नहीं करते क्योंकि ओबीसी में आपको 45 मार्क्स चाहिए 100 में से और क्या बोलते हैं जनरल में आपको कितने चाहिए 50 मार्क्स चाहिए। तो ओबीसी का सर्टिफिकेट अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है, मान लो आपके मार्क्स है 46, ठीक है, तो ओबीसी की कट ऑफ तो आपने क्लियर कर ली थी, ओबीसी के अकॉर्डिंग आपने क्वालिफाई कर लिया था और आपका रोल नंबर भी इसमें होगा। लेकिन अगर आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाता है तो आपको जनरल कैटेगरी के कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी, तभी आप जनरल कैटेगरी से काउंसलिंग करवाने के लिए एलिजिबल हो पाओगे। तो अगर आपके 46 मार्क्स है, जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम 50 मार्क्स चाहिए होते हैं एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, तो आप रिजल्ट में आते आते बाहर हो जाओगे। तो इस चीज का मतलब ये है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी काउंसलिंग वाली वीडियो में ये चीज डिस्कस करी थी। अब देखो यहां पर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो कैंडिडेट्स ये पूछ रहे थे कि भाई सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, ठीक है, तो देखो यहां पर कोई भी सेकंड लिस्ट नहीं आएगी क्योंकि सेकंड लिस्ट की देखो जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि इन्होंने जो कट ऑफ रैंक बताई है, इन्होंने ये बोला है कि जनरल कैटेगरी के हमने 6391 बच्चे निकाले हैं। कहने का मतलब यह है कि जनरल कैटेगरी से जो कट ऑफ रैंक है वो गई है 6391। ठीक है ना, अब इसका मतलब ये नहीं है कि 6391 जनरल के कैंडिडेट्स हैं क्योंकि 6391 रैंक तक बहुत सारे ओबीसी के बच्चे भी होंगे, बहुत सारे ईडब्ल्यूएस के बच्चे भी होंगे, बहुत सारे एससी कैटेगरी के बच्चे भी होंगे, बहुत सारे एसटी कैटेगरी के बच्चे होंगे। तो आप ये मान सकते हो कि 6391 में से लगभग मैं मान सकता हूं कि 3 से 3,500 या 4,000 के आसपास जो है कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो जनरल कैटेगरी के होंगे। 4,000 तक मान लो। अब खुद ही सोचो कि 4,000 अगर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स इस लिस्ट में बैठे हुए हैं तो कोई भी मतलब नहीं बनता कि भाई कोई और जो है यहां पर निकाली जाए लिस्ट। और मैं आपको पहले एक चीज बता दूं कि इस लिस्ट में वो सभी कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उतने क्वालिफाइंग मार्क्स लाकर कट ऑफ को क्लियर कर लिया है जितने एम्स ने आपसे रिक्वायरमेंट मांगी थी। क्या रिक्वायरमेंट मांगी थी? एम्स ने ये बोला है अपने प्रोस्पेक्टस में कि भाई अगर आप जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो अगर आपके 50 नंबर आ जाते हैं 100 में से तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे, आपका पीडीएफ में रोल नंबर आ जाएगा, आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाओगे। उसी तरीके से ओबीसी कैटेगरी के लिए क्राइटेरिया उन्होंने ये रखा है कि जिस किसी कैंडिडेट के 45 मार्क्स मिनिमम आ जाएंगे या उससे ऊपर आ जाएंगे, हम उसका पीडीएफ में नाम डाल देंगे और वो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाएगा अगर उसका ओबीसी का सर्टिफिकेट वैलिड प्रूफ हो जाता है। ठीक है, और उसी तरीके से एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए इन्होंने बोला है कि भाई अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से फॉर्म को फिल कर रहे हो और अगर आपके मिनिमम 40 मार्क्स आ जाते हैं 100 में से तो हम आपका पीडीएफ में नाम डाल देंगे। पीडीएफ में नाम डालने के बाद आप जो है काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाओगे और आपका एडमिशन तभी होगा जब आप अपना वैलिड सर्टिफिकेट दिखाओगे कॉलेज में जाकर। ठीक है, अभी जो सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा सिर्फ ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के कैंडिडेट को करना होगा, बाकी किसी को नहीं करना होगा, बाकी सब लोग यहां पर अभी आराम करेंगे। ठीक है, तो ये बात आप पहले से समझ लो कि इसमें वो सारे के सारे कैंडिडेट्स डाल दिए गए हैं जिन्होंने इस एग्जाम को क्वालिफाई करा है। तो इसके बाद मुझे नहीं लगता कि भाई यहां पर कोई और जो है मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी क्योंकि इन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स निकाल दिए जितनों ने अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, तो मतलब यह है कि जिस किसी कैंडिडेट के अगर कोई जनरल या ईडब्ल्यू से बिलोंग कर रहा है, अगर उसके मिनिमम 50 नंबर हैं उससे ज्यादा हैं तो उसका इस पीडीएफ में नाम है और उसकी रैंक 6391 तक है अगर वो जनरल कैटेगरी से आ रहा है। और इसी तरीके से अगर वो ईडब्ल्यूएस है तो उसकी रैंक 6387 तक वो वाला कैंडिडेट इसमें है जिसकी रैंक 6387 तक है। और इसी तरीके से एससी या एसटी कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है, अगर वो मिनिमम 40 मार्क्स लेकर आया है तो उसका रोल नंबर इस पीडीएफ में होगा। ठीक है, तो इनके सारे रूल्स के अकॉर्डिंग ये चीज आपको माननी पड़ेगी कि ये फर्स्ट एंड ओनली लास्ट लिस्ट होगी। ठीक है, बट ये है
कि ऐसा कभी होता नहीं है कि भाई जितने ये नंबर ऑफ कैंडिडेट्स निकाले उसके बाद भी सीटें बच जाएं, क्योंकि मैंने लास्ट 2-3 साल में भी देखा है कि लास्ट में अगर सीटें बच भी जाती हैं, मान लो अगर जो बच्चे जितने इसमें दिख रहे हैं ये काउंसलिंग करवाते हैं और उसमें से बहुत सारे मान लो काउंसलिंग नहीं भी करवाते, ये काउंसलिंग करवाने के बाद अपना कॉलेज छोड़ भी देते हैं और सीटें लास्ट में बच भी जाती हैं, तो उन सीटों को खाली रहने दिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि भाई सीटें खाली हो गई तो एम्स की मजबूरी है कि भाई वो बच्चों को जबरदस्ती लेकर आए। ठीक है, तो एम्स का साफ साफ कहना है कि भाई तुम हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी कर दो, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आ जाओ तो तुम काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाओगे। फिर तुम्हें सीट मिलना या ना मिलना वो तुम्हारी मेरिट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मेरिट अच्छी है तो सीट कंफर्म मिल ही जाएगी, और मेरिट अगर अच्छी नहीं है लेकिन तुमने क्वालिफाई कर लिया एग्जाम को, तो 2 चांसेस बनते हैं कि भाई अगर सीटें खाली बची रह जाएंगी तो तुम्हें भी मौका दिया जाएगा, लेकिन अगर तुमसे ऊपर वाले जो रैंक में बच्चे हैं उन्होंने अगर सीट ले ली तो फिर तुम्हें मौका नहीं दिया जाएगा। तो सीधा सीधा मतलब ये है। तो सेकंड लिस्ट आने की कोई भी एक्सपेक्टेशन आप अपने मन में ना रखें। अगर इसमें है रोल नंबर तो अच्छी बात है, नहीं है और अगर आपने एम्स बीएससी पैरामेडिकल का फॉर्म भरा है तो उस एग्जाम पे ध्यान दें। बाकी पीजीआई चंडीगढ़ का बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल का फॉर्म निकला हुआ है, उस पर आप ध्यान दें, या बाकी और कोई अगर आपने एग्जाम की तैयारी करनी है तो उस पर आप ध्यान दें। ठीक है, और फिर भी अगर फ्यूचर में कोई ऐसा चांस बनता है, कोई ऐसा स्कोप बनता है कि भाई कोई सेकंड लिस्ट आने वाली है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, बट ना ही मान के चलो 99.99% ऐसा नहीं होगा कि कोई लिस्ट आए। ठीक है, अब उसके बाद एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, 4th पॉइंट में इन्होंने लिखा है द प्रीलिमिनरी स्क्रूटनी ऑफ ओबीसी एनसीएल या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट शैल बी डन प्रायर टू द अलॉटमेंट ऑफ सब्जेक्ट इन फर्स्ट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सर्टिफिकेट टू बी अपलोडेड फ्रॉम 19/6/2024 टू 22/6/2024 अप टू 5 PM। तो इन्होंने ये बोला है कि भाई जो भी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है उनको अपना जो सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट है ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 19 जून से लेकर 22 जून के बीच में अपलोड करना होगा। अब 19 जून का मतलब ये नहीं है कि 12 बजे के बाद जैसे ही 19 जून होगा वैसे लिंक एक्टिव हो जाएगा। कल एक्टिव होगा लेकिन मतलब 10-11 बजे या 12-1 बजे दोपहर के बाद होगा। तो ये मत करना कि भाई अभी तक लिंक नहीं आया, अपलोड करने का लिंक नहीं आया। कभी कभी दोपहर भी हो जाती है, कभी कभी शाम भी हो जाती है, बट ये है कि कल तक हो जाएगा, लिंक एक्टिव हो जाएगा, भले वो शाम को हो या दोपहर में हो या सुबह हो, लेकिन कल शाम से पहले पहले आपका लिंक एक्टिव हो जाएगा। तो उस लिंक पर क्लिक करके आपको अपना सर्टिफिकेट जो अपलोड करना होगा, वो सर्टिफिकेट आपको 22 तारीख तक अपलोड कर लेना है, 22 तारीख को शाम को 5 बजे से पहले पहले। अगर कोई कैंडिडेट अपलोड नहीं करता है तो उस केस में उसको जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट माना जाएगा, और वो जनरल कैटेगरी से काउंसलिंग के लिए तभी एलिजिबल हो पाएगा जब वो जनरल कैटेगरी के कट ऑफ को पार कर पाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपने समझनी है। और जनरल कैटेगरी में इन्होंने देख सकते हो 6391 रैंक तक कैंडिडेट लिए, यानी कि अगर ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का किसी का सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाता है या कोई सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करता, अगर उसकी रैंक 6391 तक होगी तब वो जनरल कैटेगरी से काउंसलिंग करवा पाएगा, अदरवाइज वो बाहर हो जाएगा। तो आप जो है सर्टिफिकेट अपना बहुत ध्यान से अपलोड करें, क्लियरली अपलोड करना है। किसी ने अगर ब्लर अपलोड करा या ठीक से अपलोड नहीं करा तो भी आपका सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाएगा, तो रिजर्वेशन का जो बेनिफिट मिलना वो आपको नहीं मिलेगा। तो इस चीज का आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, और ये अभी इंपॉर्टेंट चीज है। तो 22 तारीख तक अभी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स को यही करना है। और बाकी कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे कि भाई जनरल कैटेगरी वालों का रिजल्ट कहां है। भाई जिसके आगे कैटेगरी नहीं लिखी है वो सभी कैंडिडेट यहां पर जनरल कैटेगरी के हैं। ठीक है, तो जिसके आगे ओबीसी लिखा है वो ओबीसी वाला है, जिसके आगे एससी कैटेगरी लिखा है वो एससी कैटेगरी का स्टूडेंट है, जिसके आगे एसटी लिखा है वो एसटी कैटेगरी का स्टूडेंट है, और जिसके आगे कोई भी कैटेगरी नहीं लिखी वो जनरल कैटेगरी वाला स्टूडेंट है। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखो। और मैंने एक चीज और बता दी है कि भाई ये जो स्कोर है ये आपका परसेंटाइल स्कोर दिया गया है, ये परसेंटेज स्कोर नहीं है। तो गलती से ये जो 92 93 दिख रहे हैं ये मत समझ लेना कि 100 में से आपके इतने नंबर आए हैं, क्योंकि 100 का 92% मतलब 92 मार्क्स होता है। तो ऐसा नहीं है, परसेंटाइल स्कोर का एक अलग मतलब होता है, वो मैं आपके साथ कल एक अलग वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा क्या होता है उसका मतलब। अभी बस इतना समझ लो कि ये परसेंटाइल स्कोर अभी आपके लिए कुछ नहीं है, बस रैंक से आप मतलब रखो, क्योंकि रैंक के बेसिस पर ही आपको सीट मिलनी है। परसेंटाइल स्कोर वो आपकी एक अलग चीज है, वो मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो अभी बस इतने जो भी आपके डाउट्स थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। बाकी अपनी कैटेगरी की रैंक कैसे निकालोगे, क्योंकि ये तो ओवरऑल रैंक दी है, तो कैटेगरी की रैंक कैसे निकालनी है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, और एक चीज मैं और बता देता हूं कि अब फाइनली यहां पर रिजल्ट आ चुका है। अगर आपका रोल नंबर इस पीडीएफ में है
और आप मेरे से पेड काउंसलिंग गाइडेंस लेना चाहते हो एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए, तो आप मेरा काउंसलिंग बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। उसका चार्ज ₹297 है। अगर आपको वो ज्वाइन करना है तो आप मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। तो पेड काउंसलिंग का मतलब ये है कि आपके स्कोर के बेसिस पर आपको बेस्ट एम्स मिल पाए, और कैसे मिल पाएगा, लास्ट तक कैसे आपको काउंसलिंग करवानी है, तो उसके बारे में मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा। ठीक है, तो आप पर्सनली मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, पर्सनली मेरे से फोन पर बात कर सकते हो। तो जो भी आपके डाउट्स होंगे इसके रिगार्डिंग वो आप मेरे से पूछ सकते हो। और सिर्फ एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए नहीं, बाकी अगर आपने किसी और एग्जाम के लिए भी करा है, जैसे एम्स बीएससी पैरामेडिकल हो गया, या पीजीआई चंडीगढ़ का हो गया, या नीट के बेसिस पर बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग हो गई, तो उसमें भी मैं आपको हेल्प करूंगा। ठीक है, तो सिर्फ एम्स की बात नहीं हो रही, बाकी सभी बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के एग्जाम्स के लिए भी वो काउंसलिंग का ग्रुप आप सभी के लिए है। ठीक है, तो जिसको भी उस ग्रुप में ऐड होना है, 20+ मेंबर्स ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं, तो जिसको एनरोल करना है तो वो मेरे को जल्दी से जल्दी टेलीग्राम पर मैसेज कर सकता है। ठीक है, बिकॉज मैं ज्यादा कुछ कैंडिडेट्स को लूंगा नहीं, क्योंकि मेरे लिए भी हैंडल करना फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये है कि लिमिटेड सीट्स हैं, जिसको भी एनरोल करना है तो वो कर सकता है। तो अगर आप चाहते हो कि भाई आपके रैंक के स्कोर के बेसिस पर आपको बेस्ट एम्स कॉलेज मिल पाए, क्योंकि आपको एम्स कॉलेज की अगर कोई भी नॉलेज नहीं है कि भाई कौन सा एम्स हमारे लिए अच्छा है, कौन सा नहीं है, हमको किस तरीके से प्रेफरेंसेस सेलेक्ट करने चाहिए, वैसे तो मैं यूट्यूब पर भी सारी चीजें बताऊंगा, बट फिर भी कुछ लोगों को नहीं समझ आ पाता है, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग इस चीज का फायदा ले सकते हैं। ठीक है, तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं। आई होप मोस्ट ऑफ द डाउट्स आपके यहां पर क्लियर हो गए होंगे। बाकी जो भी डाउट्स हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।